जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आरती आंटी का है। ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, जब हम सत्संग को पूरा सुनते हैं तो हमारे बहुत सारे दुख दर्द कष्ट और जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं तो गुरुजी की अनगिनत ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होती है। चाहे हमारे जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितनी बड़ी परेशानी भी क्यों ना हो, लेकिन जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो हमारे दुख भी बहुत छोटे नज़र आते हैं। संगत जी, हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु कृपा हमें मिली हुई है और घर बैठे गुरुजी हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं कि हमारे दुख दर्द जो भी परेशानी है उसे दूर कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए और इतने डिवाइन सत्संग सुनवाने के लिए। संगत जी, आरती आंटी जो हैं, इनका जो सत्संग है बहुत ही ब्लेसिंगफुल है, डिवाइन सत्संग है। इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया था, जिसकी वजह से इनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया था। वो तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने उनके ब्लैक मैजिक को काटा और इन आंटी को एक नई लाइफ ब्लेस करी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल है। जहाँ पे दिव्य शक्ति है, दिव्य प्रकाश है, वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ भी हैं और बुरा प्रकाश भी है। उन सब को दूर करने के लिए गुरुजी हमारे जीवन में आते हैं और जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो नेगेटिविटी लोग होते हैं, उनको दूर करते हैं। तो आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। क्या पता आपके सवालों के जवाब इसमें हो और क्या पता गुरुजी महाराज इस सत्संग के माध्यम से आपके ऊपर ब्लैक किया गया ब्लैक मैजिक ख़त्म करना चाह रहे हों। हो सकता है गुरुजी इस सत्संग के माध्यम से आपको जो भी दुख परेशानी है उससे दूर करना चाह रहे हों। तो पूरी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं आरती आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम आरती है और सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। और अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज मेरे जीवन में आए उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। साथ संगत जी, पहला ही सत्संग है, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं गाज़ियाबाद की रहने वाली हूँ और मैं संगत जी घरों में काम करती हूँ और मेरे को 2-3 घर मिले हुए हैं यहाँ गाज़ियाबाद में। और किसी के यहाँ मैं सुबह 6 बजे जाती हूँ, फिर किसी के यहाँ मैं 9 बजे जाती हूँ, फिर 12 बजे जाती हूँ। तो संगत जी, ऐसे मेरे टाइम बंधे हुए हैं, तो 12 बजे तक मैं अपना सारा काम ख़त्म करके 1 बजे के आसपास अपने घर पहुँच जाती हूँ। क्योंकि संगत जी, जहाँ मैं सुबह जाती हूँ वहाँ मैं खाना बनाने जाती हूँ, फिर मैं झाड़ू पोछा करने जाती हूँ और फिर एक जगह और जाती हूँ झाड़ू पोछा करने। तो ये 3 काम मेरे बंधे हुए हैं और इन कामों को करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है संगत जी। मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, जो कुछ काम नहीं करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और संगत जी
गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई करते हैं, घर में उल्टा सीधा बोलते हैं। उनका सिर्फ यही काम है, किसी का कुछ चुरा लेना, किसी के कुछ पैसे चुरा के ले आना, कभी मेरे पैसे चुराना, कभी बच्चों को मारना, कभी मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलना, यही काम है संगत जी। इसके अलावा उनके पास कुछ और काम है ही नहीं। जब से मेरी शादी हुई है तब से संगत जी मैंने तो उन्हें ज़िंदगी में कभी काम करते हुए देखा ही नहीं है। जब मैं कुछ काम नहीं करती थी तब तो ज़िंदगी इतनी नरक थी कि संगत जी एक-एक रोटियों को मोहताज हो जाते थे। कभी खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं। फिर बड़ा बेटा हुआ, उसकी दवाई दारू के लिए भी संगत जी पैसे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये आदमी कमाता ही नहीं था बिल्कुल भी। और मैं कब तक संगत जी किस-किस से माँग के अपना समय काटूँ। जब मुझे पूरी तरीके से पता चल गया ना कि ये आदमी ना तो मुझे पाल सकता है, ना मेरे बच्चों को पाल सकता है, इसके लिए संगत जी मुझे काम करना ही पड़ेगा, ये मैंने निर्णय लिया। और जब मैं अपने घर से काम करने के लिए निकली, संगत जी सबसे पहले जहाँ मैं लगी थी, जहाँ मैं सुबह खाना बनाने जाती हूँ, सबसे पहले मैं वहाँ जाती थी। जब मैं काम करने लगी तब मेरे घर में संगत जी चूल्हा जला, और तब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे। हालाँकि में मेरे बच्चे सरकारी स्कूल जाते हैं साथ संगत जी, लेकिन फिर भी गुरुजी की बहुत मेहर है कि पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। पहले बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन अब गुरु कृपा से बहुत अच्छे हैं। संगत जी, जहाँ पे मैंने देखा है, जहाँ पे भगवान है, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जादू टोना करते हैं। संगत जी, मैं तो अब तक यही सोचती आई थी कि जादू टोना वही करते हैं जो छोटे, जो कम पैसे वाले लोग होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था ये तो बड़े लोगों के भी शौक है। ये मुझे जब पता चला, जब मेरे पे बीती, जब मेरे ऊपर किया गया। संगत जी, मैं 3 जगह काम करती थी, तो बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, तो संगत जी आप सभी जानते हो कि पैसों की हर किसी को नीड होती है, ज़रूरत होती है, तो मुझे भी ज़रूरत थी। तो संगत जी मुझे यहीं गाज़ियाबाद में ही एक जगह काम मिल रहा था, जहाँ पे संगत जी मुझे एक बच्चे को नहलाना-धुलाना था, और एक अम्मा जी थी जिनके लिए खाना बनाना था। तो जहाँ मैं काम करती थी उन्हीं आंटी जी ने मुझे बताया था कि एक फ्लैट में एक जने आए हैं, और उनके हस्बैंड क्या कहते हैं, रहते नहीं हैं, और वो भी नहीं रहती हैं, और खाली एक बेटी है और एक माँ जी है, सिर्फ़ उन्हीं का तुम्हें काम करना है, और पैसे भी वो 7,500 रुपए दे रहे हैं, अगर तुम करना चाहो तो कर लो। तो संगत जी मैंने सोचा कि टाइम क्या रहेगा? तो उन्होंने कहा टाइम तुम बात करके आ जाओ। तो संगत जी मैं उनके घर गई तो उन अम्मा जी ने दरवाज़ा खोला, तो मैंने उन अम्मा जी को कहा कि मुझे स्वाति मैडम ने भेजा है, आपके यहाँ काम के लिए आपने बोला था। तो वो मुझे कहती है कि अच्छा तुम उनके यहाँ काम करती हो? मैंने कहा हाँ जी, मैं उनके यहाँ करती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना अ, रात को आना 7:30 के आस-पास, और मैडम जब ही आएँगी, मैडम ही आपसे बात करेंगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो संगत जी फिर अगले दिन मैं शाम को तो नहीं जा पाई उस दिन, लेकिन अगले दिन मैं सुबह-सुबह उनके यहाँ पहुँच गई। 8 साढ़े 8 बजे के आस-पास की बात है। तो जब मैं 8 बजे उनके यहाँ पहुँची तो मैंने फिर दरवाज़ा खटखटाया। तो संगत जी उन अम्मा जी ने खोला। जब उन अम्मा जी ने गेट खोला तो मैंने उन अम्मा जी को कहा कि मैं कल आई थी। तो कह रहे मैंने आपको शाम को कहा था। तो मैंने कहा मैं शाम को आ नहीं पाई क्योंकि मुझे काम था, इसलिए मैं नहीं आई। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं मैडम से पूछती हूँ। तो वो अंदर गईं और उन्होंने मुझे बाहर से अंदर से आवाज़ मारी आ जाओ। तो मैं अंदर गई, तो मुझे बैठने के लिए कहा, तो मैं बैठ गई। इतने में संगत जी एक लेडीज़ आती है अंदर से, और वो लेडीज़ आती है तो वो जो अम्मा जी होती हैं वो बताती हैं कि ये काम के लिए आई हैं। तो वो मुझसे बोलती हैं कि तुम क्या बच्चे की देखभाल कर सकती हो और खाना वाना बना सकती हो? मैंने कहा हाँ जी। तो संगत जी उनसे बात होने के बाद 7,500 में उन्होंने मुझे रखा, और संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो घर में रहती नहीं हूँ, और मैं सिर्फ सुबह शाम ही रहती हूँ, मेरा खाना नहीं बनेगा, मेरे हस्बैंड का खाना नहीं बनेगा, वो भी कभी-कभी आते हैं, और कभी-कभी आएँगे तब भी नहीं बनेगा, ना ही मेरा बनेगा, हम लोग बाहर से ही खाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी है, और ये अम्मा जी हैं, इनका बनेगा, बस इनकी देखभाल करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला टाइम बताओ, तो मैंने कहा अब मैं आप मुझे बताओ मैडम टाइम कितने बजे मुझे आना है, कितने नहीं बजे आना है।
तो पहले संगत जी मैंने उनको भाभी जी बोला था, लेकिन उन्होंने मुझे मना करा भाभी जी बोलने के लिए। उन्होंने मुझे बोला मैडम ही बोलो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे संगत जी टाइम दिया 12 बजे का, और क्योंकि 12 बजे उनकी बेटी आ जाती है, और उन्होंने बोला सुबह का ब्रेकफ़ास्ट नहीं बनेगा, सुबह का ब्रेकफ़ास्ट हम अरेंज कर लेते हैं, दोपहर का लंच बनेगा बस, और कुछ नहीं बनेगा और शाम का कुछ नहीं बनेगा। दोपहर में बेटी को आपको नहलाना है, धुलाना है, स्कूल से आने के बाद खाना वगैरह खिलाना है, बस ये आपकी ड्यूटी है। तो ये बात संगत जी मेरी उनसे हुई, और नेक्स्ट डे से मैं उनके यहाँ जाने लगी। पहले मैं सबके यहाँ काम करती थी, फिर उसके बाद संगत जी मैं वहाँ जाती थी। तो घर के सामने ही संगत जी बस वाला उनकी बेटी को छोड़ जाता था। तो वो बेटी ऊपर आती थी तो मैं उसको नहलाती थी, और संगत जी उसके बाद दोपहर का लंच बनाती थी। एक दिन तो संगत जी 1-2 दिन तो ऐसे ही रहा, और संगत जी करते-करते मुझे 1 हफ़्ता हो गया, 1 हफ़्ता होत हाँ जी, 1 हफ़्ता मुझे हो गया। 1 हफ़्ता करते-करते संगत जी पता नहीं कुछ अजीब-गरीब चीज़ें उनके घर में होने लगी। संगत जी जैसे मैं उस बच्चे को नहलाती थी, वो बच्चा इतना गुमसुम रहता था, बोलता नहीं था, बिल्कुल नहीं बोलता था। और संगत जी उनके जो हस्बैंड थे वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में थे, पायलट थे वो, और वो कभी-कभी आते थे, और आते थे सीधे अपने रूम में बंद कर देते थे। और उसके बाद संगत जी जो थोड़े बहुत जैसे कुछ काम वगैरह होता था वो भी मुझे करना होता था। तो कभी आंटी कुछ बता देते थे, वो कर लेती थी। तो उन्होंने मुझे 1 रूम में जाने नहीं 2 रूम में जाने के लिए मना किया था संगत जी कि एक तो आप इस रूम में नहीं जाओगे और एक इस रूम में नहीं जाओगे। उनके यहाँ 4 रूम थे, एक तो उस बच्चे का रूम था, एक अम्मा जी का था, और 2 एक शायद भैया और मैडम का था, और एक पता नहीं मुझे किसका रूम था। तो मैं उस रूम में नहीं जाती थी, उस रूम में कोई साफ-सफाई के लिए वो सब कुछ मुझे ऑलरेडी वहाँ मना कर रखा था, सब कुछ मुझे वहाँ संगत जी उन्होंने मना कर रखा था। पर ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो संगत जी एक दिन जब मैं उनके घर गई तो संगत जी भाभी जी जो थे, वो ब्लैक कपड़ों में थे, और संगत जी वो शायद किसी पूजा-वूजा की तैयारी कर रहे थे उस रूम में बैठ के। तो संगत जी मैं अपना बच्चे को नहला रही थी, और उसके बाद संगत जी मैं अपना खाना बनाने लग गई। तो संगत जी पता नहीं मुझे कुछ अजीब-सा हो रहा था वहाँ पे, जैसे पता नहीं क्या मतलब अजीब-सी चीज़ें होने लग रही थी वहाँ संगत जी। जैसे कि मतलब कुछ अजीब जैसे होता है ना, जैसे मतलब नींबू को काटना, फिर उसमें सिंदूर लगाना, और ये सब आंटी जो थे ना वो एक थाली में कर के भाभी जी को दे रहे थे। और वहाँ पे और मैं किचन में देखी जा रही थी संगत जी वहाँ खड़े-खड़े कि आंटी जी ये कर क्या रहे हैं, और आंटी जी की थोड़ी-सी नज़र मुझ पे जाती थी तभी मैं अपनी रोटी बनाने लग जाती थी। तो ऐसा कुछ वहाँ पे संगत जी मैंने देखा, कुछ और भी अजीब-गरीब चीज़ें देखी, और संगत जी मैं काम तो देखो और जगह भी गई हूँ लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इनके यहाँ कुछ अलग ही था। संगत जी ये मुझे 12 बजे के आसपास इनका डेली का काम था मुझे संगत जी एक बनाना शेक बना के देने का, डेली का काम था, और जो कि भाभी जी मुझे अपने हाथ से देते थे, और मुझे कहते थे कि ये लो आरती ये पी लो। तो मैं थोड़ी-सी संगत जी कन्फ्यूज़ होती थी कि ये मुझे क्यों दे रहे हैं? और ठीक है, पहले 2-3 बार तो मैंने संगत जी पी लिया, और फिर उसे पीने के बाद संगत जी मेरी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब रहने लगी, और मुझे पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और संगत जी मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके घर में देने लगी, काम करने लगी, सफाइयाँ करने लगी। मतलब ऐसा हो गया मुझे जैसे पता नहीं मैं उनके घर में कितने सालों से काम कर रही हूँ। और इतनी संगत जी तेज़ धूप बत्ती की उनकी यहाँ खुशबू होती थी, और सारे घर में धुआँ-धुआँ होता था। पता नहीं क्या-क्या संगत जी वो लोग पूजा करते थे। और जो भैया थे वो तो सिर्फ़ आते थे और चले जाते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं है, सुबह का खाना नहीं और दोपहर का सिर्फ़ लंच बनता था, शाम का कुछ नहीं बनता था। तो समझ ही नहीं आता था संगत जी कि इनके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पर ख़ैर हमें तो अपने काम करने से मतलब है।
मुझे 7,500 देने लगे। और 1 महीना संगत जी मुझे हुआ था। 1 महीने बाद संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई। और इस बीच संगत जी मेरे साथ कुछ अजीब-गरीब हरकतें हो रही थी, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं रात को सोती थी तो मुझे डरावने सपने आते थे। और रात के समय संगत जी मेरी आवाज़ में हल्की-हल्की आवाज़ आती थी, आरती उठो, आरती उठो, आरती सुनो, आरती सुनो। मेरे को समझ नहीं आता था संगत जी ये क्या मेरे साथ हो रहा है। मेरे सर में दर्द रहना, मेरी बॉडी काम नहीं करती थी, फिर भी मैं काम कर रही थी। पूरे दिन संगत जी मेरे अंदर आलस भरा हुआ था, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी मैं काम पे जाती रही। और एक दिन संगत जी क्या हुआ कि दोपहर का समय था जब मैं उनके यहाँ पे काम करने गई। तो संगत जी जिस कमरे में मुझे जाने के लिए मना किया हुआ था, उस दिन संगत जी आंटी नहीं थे। वो अपनी किसी रिलेटिव्स के यहाँ गए थे, कहाँ गए थे मुझे नहीं पता। तो उस दिन संगत जी आंटी नहीं थे। और मेरे को भाभी जी ने कहा था कि तुम अपना काम करो और मतलब आंटी है नहीं और बच्चे को इधर बाहर मत आने देना। ये तो अक्सर था संगत जी, जब भी मैं बच्चे को उनके नहला-धुला के बाहर खेलने के लिए भेजती थी बरामदे में, तो वो साफ मना कर देते थे कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक मायरा कमरे से बाहर नहीं आएगी और ना ही आरती तुम आना, ये वो कहते थे। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे करते-करते संगत जी बहुत टाइम हो गया। उस दिन उनके यहाँ गई थी, उस दिन आंटी नहीं थे, तो उस दिन संगत जी अकस्मात से उनका जो दरवाज़ा था वो खुला रह गया, क्योंकि अक्सर आंटी लगाते थे। तब संगत जी मैंने अपने आँखों से देखा उन भाभी जी को पूजा-पाठ करते हुए, मैंने अपनी आँखों से देखा संगत जी। मैं इतनी हैरान हो गई, बस मैं संगत जी कैसे न कैसे करके उस घर से भागना चाह रही थी, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा अगर मैं ऐसे भागी तो कुछ भी हो सकता है संगत जी। संगत जी उसके बाद मैं वहाँ से काम छोड़ के और संगत जी घर आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। तो जिन आंटी के यहाँ मैं काम करने जाती थी, उनका फ़ोन मेरे पास आया कि तुम आरती काम पे क्यों नहीं आ रही? तो 4 दिन हो गए। तब मैंने उनको बताया आंटी ऐसे-ऐसे बात है और अभी भी मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल भी मुझे आराम नहीं पड़ रहा है। और मैंने ऐसे-ऐसे उनको पूजा-पाठ करते देखा और उनके घर में ऐसा-ऐसा होता था। तो उन आंटी ने मुझे कहा कि तू अभी मेरे घर आ जा। तो मैं संगत जी जैसे-तैसे हिम्मत जुटा के उनके घर गई। उनके घर जब मैं गई संगत जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या हुआ? उन्होंने मेरी हालत देखी, बोल रहे तूने हालत क्या बना रखी है? क्या हो गया है तुझे? तो मैंने उनको बताया कि आंटी ऐसे-ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कि निशा के घर में ये सब भी होता है और क्या पता आजकल किसी के जम उसमें माथे पे। तो मैंने कहा आंटी पता नहीं, मेरा तो पता नहीं शरीर ही काम नहीं कर रहा और पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। रात को मुझे ऐसे-ऐसे सपने और ऐसी-ऐसी आवाज़ें आती हैं। तब संगत जी उन आंटी ने मुझे कहा कि तुम रुको। उन्होंने संगत जी मुझे अपने पास से गुरुजी का जल प्रसाद दिया। संगत जी जल प्रसाद देने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये पी जाओ, अगर कुछ तुम्हारे ऊपर कुछ किया भी होगा उन लोगों ने तो वो भी निकल जाएगा। तब संगत जी मैंने उनका जल प्रसाद पिया और आंटी ने मुझे कहा कि ये गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है, तुम अपने गले में डाल लो और अब वहाँ काम पे मत जाना। मैंने कहा नहीं, मैं तो वहाँ काम पे जा ही नहीं रही, जबकि उनके मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं और मैं वहाँ काम पे नहीं जा रही, बिल्कुल भी नहीं जा रही। और संगत जी फिर इसके बाद मेरे को थोड़ा-सा आराम लगना शुरू हुआ, तो फिर मैं वापस से अपने काम पे जाने लगी। तब उन आंटी ने मुझे बताया जिनके यहाँ जिन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया था, उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ सोसाइटी में आस-पड़ोस में पता किया, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि इनकी बहू जो है ना जादू-टोना करती है और ये कोई तंत्र विद्या वगैरह करती हैं और इसका रीज़न ये है कि इनके सिर्फ़ एक बेटी है, इनको बेटे की चाहना है और एक बेटी के बाद इनका कोई बच्चा नहीं हुआ है। तो जब से ये काली विद्याओं में पड़ गई हैं, काली विद्याओं से पूजा पाठ करती हैं कि मेरे कोई बच्चा हो जाए, कोई बेटा हो जाए। और इनके यहाँ तो बहुत काम वालियाँ काम छोड़ के गई हैं। तो मैंने आंटी को पूछा, मैंने आंटी आपको कैसे पता चला? तब उन्होंने बताया कि जो इनके यहाँ काम करने जो भी आती थी वो यही बता रही हैं, मैंने सबसे पता किया तो सबका यही कहना है तुम तो शुक्र मनाओ गुरुजी का कि तुम बच गई, और नहीं तो इतनी
एक तो यहाँ काम वाली जो इनके यहाँ आती थी वो तो बेचारी मर ही गई है, और तुम तो बहुत शुक्र मनाओ कि तुम्हें गुरुजी ने बचा लिया, उनके जल प्रसाद से तुम बच गई। और संगत जी, इस तरीके से गुरुजी ने मुझे नई लाइफ दी, नहीं तो शायद मेरे भी बचने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इतनी बड़ी तंत्र विद्या इन लोगों ने मेरे ऊपर की थी। और संगत जी, आंटी ने ये भी बताया कि मैंने तो बहुत गलत किया, तुम्हें भेज दिया, आज के आइंदा मैं तुम्हें इन जैसों के यहाँ कभी नहीं भेजूंगी, और ना ही शायद किसी और को भेजूंगी, भाई किसी की जान जाए। और उन्होंने बताया कि इसमें इसकी सास और ये बहू और इसका बेटा तीनों ही तंत्र विद्या वगैरह करते हैं। तब संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, और उस दिन से मैं गुरुजी से जुड़ी। तो लख लख शुक्राना गुरुजी का, मुझे एक ज़िंदगी बख्शने के लिए, नहीं तो संगत जी मैं तो पता नहीं कब की इस सत्संग सुनाने लायक भी नहीं बचती। तो संगत जी, जो भी ब्लैक मैजिक था गुरुजी ने इस तरीके से मेरे ऊपर से काटा, क्योंकि संगत जी मेरा दुख जो था वो आंटी जी सुन लेते थे, क्योंकि उनके यहाँ मैं सबसे पहले लगी थी, तो वो अपनी बेटी की तरह ही मुझे मानते थे, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता था मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मेरा पति कमाता नहीं है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण मुझे ही करना होता है। तो उन्होंने अपनी बेटी समझ के ही मेरी मदद की थी, लेकिन उनको खुद भी नहीं पता था कि ये लोग ऐसे हैं। बाकी शुक्राना गुरुजी आपका लाख लाख कि आपने मुझे ऐसी संगत जी जगह से निकाला और मुझे अपनी शरण से लगाया, मुझे नई लाइफ ब्लेस करी। सच में संगत जी, मैं 2 बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई हूँ, एक बार तो आंटी जी खुद माथा टिकवा के लेकर आए हैं, दूसरी बार संगत जी मैं खुद गई हूँ अपने बड़े बेटे के साथ। शुक्राना गुरुजी, और गुरुजी की मेहर से संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब मुझे संगत जी टेंशन भी नहीं रहती, क्योंकि मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, काम वाम करके आती हूँ, और बस मैं यही कहती हूँ गुरुजी से कि अगर आप नहीं होते तो शायद मैं नहीं बचती। पता नहीं मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या होता, क्योंकि मेरा पति तो किसी काम का है ही नहीं, और पर मुझे विश्वास है गुरुजी पे कि वो ज़रूर उनको ठीक कर देंगे। ज़रूर वो बदलेंगे, अब नहीं बदलेंगे तो कभी ना कभी तो बदलेंगे ही। और शुक्राना आंटी जी का भी कि उनकी कृपा से संगत जी मैं बची और उन्होंने गुरुजी से मुझे जोड़ा। लख लख शुक्राना, यहीं सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।